नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। करेंगे शुरुआत उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहस में होगी आज धर्मांतरण के इस धंधेबाज पर चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए पॉलिटिकल पंच। हम दुकानों के रजिस्ट्रेशन करते हैं, लाइसेंस इशू करते हैं, तो वो दुकानदार अपने डिस्प्ले में अगर लगा के रखेगा अपना नाम, तो वहाँ बैठे व्यक्ति को यह पता चल जाएगा। हम लोगों ने बारकोड तक दिए हैं कि कोई व्यक्ति अगर किसी की शिकायत करना चाहे, खान पान में कोई गलती हो, कोई मिलावट हो रही हो, कोई खराब चीज़ें परोसी जा रही हो, तो उसकी वो शिकायत कर सकते। जो कांवड़ जो यात्राएं चलती हैं, जो मार्ग जिस पे शिव भक्त जाते हैं, उन मार्गों पे सुविधा, उनके लिए सुविधा, उनको कोई कष्ट ना हो, तमाम तरीके के आयोजन सरकार कराती है। पुष्प वर्षा भी आपने देखा कि पिछले कई वर्षों से पुष्प वर्षा भी उन पर हो रही है। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। बेवजह छेड़ना नहीं चाहिए किसी को, इतना ही कहूँगा। सौहार्द बना रहे। उनका शायद धर्म से बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है धर्म से बहुत ज़्यादा क्या, बल्कि उनका शायद लगाव ही नहीं है। वो उनकी जो आस्था और श्रद्धा की जहाँ बात होती है, वहाँ वो इसी तरह की तंज कसते हैं, इसी तरह की बातें करते हैं। तो ये उनकी अपनी सोच है, इस पर कुछ कहना जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन हमारे लिए ये जो वो कह रहे हैं वो बहुत गलत है। हम इस बात को नहीं मानते बिल्कुल भी। कांवड़ यात्रा हमारा एक धार्मिक अनुष्ठान है और उसमें जो धर्म की अपनी एक मर्यादा होती है, धर्म के अपने सिद्धांत होते हैं, नियम होते हैं, उनका पालन करते हुए हमें ये यात्रा पूरी करनी होती है, जो हम करेंगे। अगर पिछली सरकारों ने इस जड़ों को खत्म कर दी होती तो आज शायद इतनी मेहनत नहीं करती। तब भी बहुत लगाम लगा देश के अपराधीकरण पर, माफियाओं पर, दहशतगर्दों पर, इतने थे, बहुत लगाम लगाया। हमको लगता है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर वहाँ की सरकार काम करेगी और जल्द अपराधी भी पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई। तो मुसलमान की स्थिति पिछले 10 साल में, चाहे उनका शैक्षणिक हो, आपने छात्रवृत्तियाँ रोक दी, आपके आंकड़े खुद ही कह रहे हैं, आपने छात्रवृत्तियाँ रोक दी, अल्पसंख्यक संस्थानों को दिया जाने वाला पैसा रोक दिया, तमाम तर जो मदरसे चल रहे थे उन मदरसों के ऊपर बुलडोजर चला दिया। धर्मांतरण वाले धंधेबाज जलालुद्दीन उर्फ झिंगूर बाबा के गैंग पर योगी सरकार ने कमर तोड़ कार्रवाई की है। बलरामपुर में झिंगूर बाबा के किले जैसे ठिकाने को यूपी सरकार के बुलडोजर्स ने मिट्टी में मिला दिया है। एक साथ 8 बुलडोजर्स ने कार्रवाई करते हुए 40 कमरों वाली विशाल अवैध इमारत को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। एक तरफ लव जिहाद के इस इंटरनेशनल नेटवर्क पर यूपी एटीएस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, तो दूसरी तरफ सीएम योगी ने साफ शब्दों में कहा है कि ऐसे घिनौने काम करने वालों को ऐसी सजा मिलेगी कि वो नजीर बन जाएगी। इस पूरे माहौल के बीच सवाल ये कि जलालुद्दीन का प्लान फेल, खत्म लव जिहादी खेल, और क्या कारगर होगा धर्मांतरण के धंधेबाज का बुलडोजर वाला इलाज, जिसी पर आज की महाबहस करेंगे। और उसके लिए हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल जुड़ रहा है। समीर सिंह जी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता, दीपक रंजन जी जुड़ गए हैं, सपा प्रवक्ता, नजीम खान साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर, और साध्वी सतरूपा जी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु, और AK जैन हमारे साथ जुड़ेंगे, पूर्व DGP यूपी। लेकिन उससे पहले महाबहस के सवालों पर नजर डाल लेते हैं। चर्चा की शुरुआत करें तो पहला सवाल यही है, अवैध धर्मांतरण का सरगना घर मिट्टी में मिला, नोटिस चस्पा किया गया एक दिन पहले, उसके बाद 8 बुलडोजर्स पहुंचे और ये जो आलीशान इमारतें बना रखी थी प्रशासन की 2 बीघा जमीन पर कब्जा करके, उन सबको मिट्टी में मिला दिया। जलालुद्दीन का प्लान फेल, खत्म लव जिहादी खेल, और धर्मांतरण के धंधेबाज का बुलडोजर वाला इलाज। ऐसे लोगों के लिए सीएम योगी ने कहा है कि वो सजा दी जाएगी कि जो नजीर बनेगी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गेस्ट पैनल हमारे साथ है। सबसे पहले रुख करेंगे हम समीर सिंह जी का। समीर जी, अब बुलडोजर कार्रवाई जब होती है तो पूर्व में आपने देखा है किस तरह के आरोपों का सामना आप लोगों ने किया है। कभी सेलेक्टिव होने का आरोप लगाया जाता है, तो कभी ये आरोप लगाया जाता है कि केवल और केवल बुलडोजर वहीं चलता है जहां पर आपका वोट बैंक नहीं होता, जहां पर आपका कोई खास नहीं होता या आपकी पार्टी से संबंधित या उसको कोई रिश्तेदार नहीं होता। लेकिन यहां यूपी एटीएस के खुलासे के बाद 8 बुलडोजर पहुंचे और उन 8 बुलडोजर्स ने इसको जमींदोज कर दिया। सबसे पहले तो धर्मांतरण जैसे मुद्दे को, खासतौर पर लव जिहाद जैसे मुद्दे को, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ये कह करके खारिज करती हैं कि आप एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं, फ्रॉड तो कोई कहीं भी कर सकता है।
मैं देखिए आस्था जी 2-3 बातें कहूँगा। एक तो उत्तर प्रदेश में 2017 में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का पहले दिन से ही ये टारगेट रहा है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर जीरो टॉलरेंस अपराध में रहेगा और धर्मांतरण और किसी को भी कानून तोड़ने का अधिकार नहीं रहेगा। धर्मांतरण पर लगाम लगाएंगे। उसके नाते माननीय योगी जी ने, आपने देखा होगा, विधानसभा के अंदर उन्होंने सख्त कानून बनाया और पिछले कई दिनों से आप देखी होंगी कि इसके पहले 17 से पहले एटीएस की पोस्टिंग, पनिशमेंट की पोस्टिंग होती थी, लेकिन योगी जी के आने के बाद पुलिस के अंदर एटीएस की पोस्टिंग अच्छी पोस्टिंग इस नाते मानी जा रही है कि एटीएस काम कर रही है, उसको सुविधा दी गई और लंबे समय तक एटीएस को बंद करने का प्रयास किया गया था, उसको योगी जी ने खोल के उसको सुविधा देके इस काम के लिए लगाया और आज एटीएस ने हमारे काम किया है, बहादुरी से काम कर रहे हैं। एटीएस ने आतंकवादियों को पकड़ा है, एटीएस ने ऐसे धर्मांतरण कराने वाले देशद्रोहियों को पकड़ा है, चाहे वो प्रयाग के अंदर रहा हो, चाहे अलीगढ़ के अंदर रहा हो, चाहे अभी बलरामपुर के उतरौला में पकड़ा गया जलालुद्दीन एक सातिर किस्म का अपराधी है जो धर्म का चोला ओढ़ के धर्मांतरण करा रहा था। वो लड़कियों के रेट तय किया हुआ था, हिंदू लड़कियों के लिए अलग अलग जातियों के पिछड़े वर्ग के लड़कियों के लिए, अनुसूचित लड़कियों के लिए, जातियों के हिसाब जहां मिशन कंप्लीट हो जाए तो कितना पैसा दिया जाएगा, इस चीज ये बहुत ही पूरी प्लानिंग के साथ एक पूरे रूल बुक इसके लिए बनाई गई थी जिसके तहत ये सब कुछ चल रहा था। ठीक है दीपक रंजन जी, ये जो तस्वीरें हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप देखिए कितनी फुल प्रूफ प्लानिंग। एक तो प्रशासन की 2 बीघा जमीन, उस पर एक नहीं उस कंपाउंड में न जाने कितनी इमारतें, और प्लानिंग इतनी लंबी कि आप देखिए जितनी लंबी छत है ना उतने लंबे सोलर पैनल यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बहुत ही एडवांस तरीके से पैसों का सदुपयोग हो रहा था, जिसमें पता चला है कि विदेशी फंडिंग भी है एटीएस की छानबीन में। देखिए आस्था जी, हम लोग न्यायपालिका में विश्वास करते हैं, हम लोग को न्यायपालिका में पूरी आस्था है। जो भी न्यायपालिका के दायरे से हट करके, कानून के दायरे से हट करके कोई भी इस तरीके का कृत्य करता है तो आप उससे कठोर कार्रवाई करिए, उस पर हमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन ऐतराज हमें इस बात से है कि उनके सरकार और प्रशासन के नाक के नीचे इतनी फंडिंग हो गई, इतना बड़ी इमारत खड़ी होती चली गई, और 8 साल से इनकी सरकार है, यहाँ पे जिला प्रशासन के आंख बंद किए हुए था। रातों रात तो आस्था जी बिल्डिंग बन करके तैयार हुई नहीं होगी। जब ये बिल्डिंग बन रही थी, जब इलीगल थी, सरकारी जमीन पे बन रही थी, 2 बीघे में बन रही थी, 4 बीघे में बन रही थी, तो प्रशासन ने क्यों आंख बंद कर रखा था? क्या प्रशासन की भी कहीं ना कहीं संलिप्तता थी? प्रशासन भी कहीं ना कहीं लिप्त है इन सब कुकृत्य में, कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर उंगली उठती है। अगर कार्रवाई उसके ऊपर हो रही है, झांगरू या क्या नाम है उसका, अगर उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, जंगूर बाबा, तो कार्रवाई जिला प्रशासन के ऊपर भी होनी चाहिए कि तुम्हारे नाक के नीचे इतनी बड़ी बिल्डिंग बन करके तैयार होती चली आ रही है और तुमसे देखा नहीं गया इस तरीके से अवैध बिल्डिंग कैसे बन करके तैयार हो रही है, इस तरीके से धर्मांतरण कैसे तुम्हारे नाक के नीचे हो रहा है, किस तरीके से लोग बता रहे हैं 3000 कोई बता रहा है, कोई चैनल 4000 बता रहा है, कोई चैनल 5000 बता रहा है। देखिए मैं अपने हिंदू बहनों से या माताओं से सबसे कहना चाहूंगा कि इस तरीके के चंगुल में आप लोग फंसी क्यों रहे? अगर कोई बता रहा है कि साहब 2020 लेकिन दिक्कत ये नहीं है ना दीपक जी, दिक्कत ये नहीं है, आप कह रहे हैं कि चंगुल में फंसी क्यों रहे हैं? अगर कोई कलावा बांध के, तिलक लगा के, रमेश, सुरेश, दिनेश, रोहित, राहुल, साहिल नाम रख करके, ठीक है, सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती करे, आइडेंटिटी छुपा के दोस्ती करे और उसके बाद कोई क्राइम कमिट करे। एक सेकंड समीर जी, उनको जवाब पूरा करने दीजिए। बोलिए। मैंने आपसे कहा आइडेंटिटी छुपा के ऐसे काम हो रहे हैं, तो फिर आप माताओं बहनों को सलाह दे रहे हैं। अरे मैं उसको सही नहीं कह रहा, मैं तो उनको आगे के लिए मैं आगाह कर रहा हूँ। इस तरीके का कोई कुकृत्य, इस तरीके की कहीं जरा सा भी अंदेशा हो रहा है, क्योंकि ये मामला 5 साल का पुराना है, किसी का 6 साल पुराना है, किसी का 2019 का, तो उसी टाइम एडवांस या तो अपने घर परिवार वालों को आप बताएं या तो कंसर्निंग थाने पे बताएं, जिला प्रशासन को आगाह करिए। देखिए मेरा सवाल उस पर है कि ये जो प्लानिंग के साथ रैकेट चल रहे हैं, धर्मांतरण का रैकेट, आप समझ रहे हैं ये कोई ऐसी संस्था नहीं है जो ऐसे कपल को संरक्षण दे रही हो कि जिसने फ्रीडम के नाम पे आपस में शादी कर ली, बजाय ये सोचे कि भाई धर्म क्या है, पंथ क्या है, बालिगे शादी कर ली, उनको संरक्षण दे रही है, उनको सेफ्टी दे रही है। कोई ऐसी संस्था नहीं है, ये धर्मांतरण रैकेट है। हाँ, और पूरा रेट लिस्ट बना के। अरे आस्था जी, मैं उसको जायज नहीं ठहरा रहा, मैं क्या उसको जायज ठहरा रहा हूँ? मैं तो भविष्य के लिए मैं आगाह कर रहा हूँ। दूसरी चीज ये, मैं तो जिला प्रशासन सरकार को मैं चेता रहा हूँ कि आपके नाक के नीचे अगर इस तरीके से काम हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही है, कहीं ना कहीं आपका इंटेलिजेंस फेलियोरिटी है। ठीक है, साध्वी विश्वरूपा जी हमारे बीच में पता होना चाहिए। ठीक है, साध्वी विश्वरूपा जी,
अब पूरी प्लानिंग के साथ इस तरह के रैकेट चल रहे हैं और ये तो बहुत बड़ी सल्तनत आप देखिए इसने खड़ी कर ली थी इतने सालों में। और ये सवाल भी अपने आप में वाजिब लगता है कि 2 बीघा जमीन पर कब्जा करके ऐसी मल्टीपल इमारतें बना लेना, उनके ऊपर सोलर पैनल भी लगे हुए हैं, वहां पे लोगों का आना जाना भी रहा होगा। ऐसा तो है नहीं कोई अकेला आदमी इतनी सारी इमारतों में एक साथ रहता होगा, तो अभी तक खबर नहीं लगी। और पैरेलली इसके साथ ये एंगल भी है कि क्या धर्मांतरण के विरोध में जो कानून आया था, क्या उसका डर अभी लोगों को नहीं है? निश्चित रूप से आस्था जी, बिल्कुल सही बात है, आपने सही बात कही है कि अभी वो डर लोगों में नहीं है। नहीं तो आप देखिए कितनी आप ये एक अपराध, इसको अपराध भी कहें तो वो भी बहुत छोटा है, कितनी प्लानिंग से कितनी बड़ी साजिश रही है। और ये किसी एक राज्य या कुछ बच्चियों के खिलाफ नहीं, पूरे राष्ट्र के खिलाफ ये जो साजिश रची गई है। आप देखिए, और जैसे मेरे भाई अभी कह रहे थे, तो वो बहनें कैसे पहचाने? जो अभी जलालुद्दीन के साथ एक महिला थी, उसने स्वयं का नाम जो नसरीन नाम है वही नीतू बोल रही थी अपने आप को। अगर कोई मुझे आकर, अगर मैं यहाँ टीवी पर बैठकर अपना नाम कुछ भी बताऊं तो आस्था जी आप तो वही नाम बोलेगी ना। तो विश्वास के ये जो बार बार विश्वासघात हो रहा है, आज पहली बार नहीं हुआ है, बार बार हमारे साथ विश्वासघात हो रहा है, बच्चों के, हमारी बच्चियों के साथ हो रहा है। तो ये तो कड़ी से कड़ी जब सजा होगी, कोई बहुत कड़ी सजा होगी और भय पैदा होगा, तभी थोड़ा बहुत इसमें बदलाव आ सकता है। अन्यथा आप किसी को भी कैसे पकड़ वो आप वाली बात है। सवाल ये है कि भय कैसे पैदा होगा? आपने एक कड़ा कानून बना दिया, उसके तहत गिरफ्तारियां भी हो गई और सब जानते हैं कि जानबूझकर प्लानिंग से ऐसे रैकेट चलते हैं जहां धर्म परिवर्तन करवाया जाता है या प्रेम जाल में फंसाकर कन्वर्जन तक उनको लाया जाता है या फिर आगे कोई ट्रैफिकिंग में उनको इन्वॉल्व कर दिया जाता है। ये चीजें होती हैं, कानून भी बना, पर उसका खौफ कैसे बैठेगा ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले नाजिम खान जी हमारे बीच में है। नाजिम जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने इसी डिबेट में, इसी शो पर इस बात का समर्थन किया था कि भाई आइडेंटिटी छुपाकर आप ढाबों पे, रेस्टोरेंट पर ऐसे मत करिए, आइडेंटिटी रिवील करने में कोई दिक्कत नहीं। जो लोग नाम बदलकर अगर ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा धोखा नहीं दिया जाना चाहिए, ये वाजिब नहीं है। यही सब कुछ तो लव जिहाद में हो रहा है और इन सब कुछ संरक्षण कौन दे रहा है, उन सबको खाद पानी कौन दे रहा है? इस तरह के लोग जिन्होंने पनागाह खोल रखी है धर्मांतरण रैकेट बनाकर, इनके लिए फंडिंग का काम, इनको पूरा इनके मोडस ऑपरेंडी जब तक इनका पूरा होता है या जब तक ये लोग पहुंचते हैं अपने उस तक, ये पूरा ऑपरेशन जब तक होता है उसमें पैसों की मदद, उनको ठहराने की मदद, मतलब पूरी तरीके से उनके केस लड़ने हो उनके, इस तरह की भी मदद दी जाती है। हाँ आस्था जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी आस्था, हाँ देखिए आस्था जी, अगर ऐसे लोग हैं जो जबरन किसी का धर्म परिवर्तन कराते हैं तो देखिए हम लोग उनके खिलाफ हैं। वो ना किसी धर्म से ताल्लुकात रखते हैं ना वो किसी मजहब से। लेकिन जब इस तरीके की हरकतें होती है तो देखिए ये बड़े गंभीर मुद्दा है, दुखदायी बातें होती है इस तरीके की। तो देखिए जलालुद्दीन को तो सजा मिलेगी कि भी इसने इस तरीके का, कोई 3000 बताता, कोई कितनी बताता है, तो देखिए गलत है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर जलालुद्दीन के नाम पर एक कम्युनिटी को टारगेट करने वाली बातें होती है तो वो गलत है। देखिए आइडेंटिटी नहीं छुपानी चाहिए। भी हाजी नाजिम खान बड़े फख्र से कहता है आपके चैनल पे भी आस्था जी कि मैं हाजी नाजिम खान हूं, मैं तो कहीं नहीं अपनी आइडेंटिटी छुपाता। लेकिन जिस तरीके से यहाँ जलालू का तो मामला आता है, लेकिन यहाँ पर बरेली का भी जिक्र होना चाहिए। देखिए बेटियां बेटी होती है, चाहे हिंदू की हो या मुस्लिम की, लेकिन अगर बेटियों का अगर मुसलमान के लड़के के साथ अगर धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो लव जिहाद हो जाता है। वहीं पर अगर मुस्लिम लड़की होती है, हिंदू लड़का होता है तो उसको घर वापसी का नाम देकर ये गलत तरीके की बात पेश करी जाती है। भाई देखिए कानून दोनों के लिए होना चाहिए, ना कि एक के लिए। बात सरकार नहीं कहती, ये धार्मिक संगठन कहते हैं और ये आप भी समझते हैं कि धार्मिक संगठन उधर के हों या उधर के हों, वो अपने अपनी धर्म की भाषा ही बोलते हैं। तो उसमें सामाजिक रूप से या उसको लीगली उस चीज को ऐसी ऑफिशियल बहस में खींचकर कोई फायदा नहीं। लेकिन सवाल इतना सा है कि जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। कोई किसी तरीके का जाल बिछा करके और किसी तरीके की कॉन्स्पिरेसी करके फंसा के उसके लिए विदेशों से पैसा लाके और उस तरह की फैक्ट्री खोल लेना कि भैया इतना धर्म परिवर्तन कराएंगे, इस जाति से कराएंगे तो इतना पैसा। सबसे पहली बात, इसकी जरूरत आपको क्यों पड़ी, उसके पीछे की मंशा क्या है, ये फंडिंग कहां से आ रही है और ये कैसे फल फूल रहे हैं। हमारे बीच में AK जैन जी है, पूर्व DGP यूपी। मैं लौटूंगी आप लोगों के पास, काफी लोग कुछ कहना चाहते हैं, दीपक जी भी कहना चाहते हैं, साध्वी जी भी कुछ कहना चाहती है, लेकिन एक कमेंट AK जैन जी आपसे भी। जैसे मैंने इस बात का जिक्र किया कि धर्मांतरण के लिए कानून बना, उसके बावजूद भी आप देखिए ये कितनी बड़ी फैक्ट्री पकड़ में आई है। यहाँ पर 8 बुलडोजर भेजकर इसको जमींदोज किया गया है। अब बहस इस बात से ज्यादा इस बात पर होगी कि भाई जो कहा गया कि सजा ऐसी दी जाएगी, नजीर बनेगी कि वो सजा क्या हो,
क्या कोर्ट की बाट जोहना, या फिर अब क्योंकि अवैध है तो लीगली तो निगम भी नोटिस भेजकर बुलडोजर चलवा सकता है? देखिए, जो अभी एक पूर्व वक्ता ने कहा, मैं इससे सहमत हूं कि जब इतने बड़े अवैध निर्माण खड़े होते हैं तो इसमें स्थानीय जो रेवेन्यू अथॉरिटीज हैं, चाहे वो लेखपाल हो, नायब तहसीलदार हो, पुलिस के लोअर फंक्शनरीज हैं, सबकी जानकारी में रहता है। ठीक है। कोई जरा सा अवैध निर्माण शुरू कर देता है, तुरंत पुलिस पहुंच जाती है। तो ये जब इतना बड़ा निर्माण हो रहा था तो वहां वो क्या कर रहे थे? क्या आवश्यकता है इस बात की कि हर प्रकरण को एसटीएफ और एटीएस ही पकड़ेगी? तो ये जो हुआ है ये एक लेसन है, और इसके लिए पुलिस फोर्सेस को, रेवेन्यू अथॉरिटीज को बिल्कुल जो है कमर कसनी होगी कि सरकारी जमीनों पे जो अवैध कब्जे होते हैं और बड़े बड़े आलीशान ये भवन खड़े कर दिए जाते हैं, इसके ऊपर निगाह रखें। जी। नंबर सर, बहुत सारे धार्मिक संस्थान भी हैं जो अलग अलग धार्मिक गतिविधियां ऑपरेट करते हैं। अब क्या उनकी भी चेकिंग होगी तो फिर देश में मसला खड़ा हो जाएगा कि भाई इनके आदमी को धर्मांतरण चल रहा है, हमें टारगेट किया जा रहा है? ये सब लोकल अथॉरिटीज का काम है, वो किसकी चेकिंग करें, किसकी ना करें। पर यह है कि चेकिंग होनी चाहिए, और जिस प्रकार की गतिविधियां ये कर रहा था, ये पहले अंगूठी बेचने का काम करता था, साइकिल पे घूमता था, और धीरे धीरे आप इसकी देखिए हैसियत क्या हो गई है। और साथ में वो जो लड़की है नीतू उर्फ नसरीन, उसका हस्बैंड, वो भी 19 बार यूएई का दौरा करके आए हैं, घूम के आए हैं। वहां के लिंक्स भी सब निकलने चाहिए। एनआईए भी पूछताछ करेगी, एनआईए का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, एनआईए इसमें पूछताछ करेगी जैसे ये पुलिस कस्टडी रिमांड पे लिए जाएंगे। ईडी का इन्वॉल्वमेंट हो ही गया है, ईडी ने इसको टेक ओवर कर ही लिया है। ये पीएमएलए के तहत ये सारी संपत्तियां जब जब्त होंगी, 16 करोड़ का वहां पे एक प्रॉपर्टी खरीदी है पुणे में, तालाब पे कब्जा कर लिया है रेवेन्यू अथॉरिटीज से मिलकर। इन सब रेवेन्यू अथॉरिटीज के खिलाफ भी मुकदमा कायम होना चाहिए। ये सब कार्रवाइयां जो है होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाइयां होनी चाहिए। ऐसे में तभी दूसरों को इसमें एक नसीहत मिलेगी। ठीक है दीपक जी, अब स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल ये है कि ऐसे लोग तो जो हैं वो स्लीपर सेल कहलाएंगे ना किसी का। विदेश से बैठकर अगर इन गतिविधियों के लिए कोई फंडिंग कर रहा है, कोई प्लान करके उसमें पैसा अगर डाल रहा है, तो ये लोग तो स्लीपर सेल साबित हुए। ये देश हित में काम कर रहे हैं, ये तो देश के दुश्मन कहलाएंगे। आस्था जी, मेरे अकाउंट में 2 लाख से ऊपर का लाभ भेज दो, हमारे वहां भी आ जाएगी। आईटी सीबीआई सब आ जाएंगे मेरे वहां चेक करने। इतनी फंडिंग हो गई कि अब सरकार के नाकी देखिए, यहाँ 100 करोड़ से ज्यादा की विदेशी फंडिंग है दीपक जी। आतंकवादियों को 2 लाख से कुछ नहीं होता। मेरे पास अगर 100 करोड़ होते और मैं अगर 100 करोड़ ट्रांसफर करती, 100 छोड़िए, मैं 10 करोड़ भी अगर मेरे पास होते और मैं ट्रांसफर करती तो फौरन आपके घर ईडी पहुंचती और मेरे भी घर पहुंचती। ये लाखों की नहीं, ये करोड़ों की बात है, वो भी बस ऑलमोस्ट 1 अरब से 1 कदम पीछे। 100 करोड़ आप सुनना नहीं चाह रही तो मैं चुप हो जाता हूँ। नहीं, मैं आपके उदाहरण को और आगे बढ़ा रही हूँ, उसको और इलैबोरेट कर रही हूँ, आप बात पूरी कीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अच्छा आप बता दिए, सोलर पैनल इतना बड़ा लग गया, जितनी बड़ी छत से ज्यादा सोलर पैनल लग गया। सोलर पैनल लगाने की फॉर्मेलिटीज होती है, आरसी की कॉपी होती है, नो ड्यूज होते हैं, बिजली का बिल होता है, सारी चीजें मांगी जाती है, नहीं मांगी जाती। इतने पैनल्स कैसे लग गए? हम तो अपने यहाँ लगवाया, हमने कितने सारे कागजात मैंने दिए। एक छोटे से मकान में मैंने लगाया, इतने बड़े आलीशान उसमें देखिए पूरी तरीके से सरकार की, जिला प्रशासन की। और अगर आप मुख्यमंत्री जैसा कह रहे थे नजीर पेश करेंगे, तो नजीर अगर उनको पेश करनी है तो जमालुद्दीन के खिलाफ कुछ और भी, अगर एक ईंट भी अगर बच जाए तो आप उसको भी मत बचने दीजिए। लेकिन कार्रवाई जिला प्रशासन, जैसा कि आदरणीय के जैन साहब ने कहा कि नीचे से लेकर के आप कार्रवाई करिए। लेखपाल है, कानूनगो है, नायब तहसीलदार है, कार्रवाई उनके खिलाफ आप करके दिखाई देखे किसी जिले में अगर हो जाए निर्माण, तो आप बताइए। ठीक है समीर जी, तो कह रहे हो आप नजीर की बात आप कह रहे हो, दूसरी तरफ आप कार्रवाई भैया नस्ते नाबूद कर दो आप उसकी बिल्डिंग को। समीर सिंह जी हमारे बीच में। समीर सिंह जी, आपको संभल के पूर्व सांसद जियाउर रहमान जी के बिजली बिल का भी कारनामा पता होगा कि करोड़ों का बिजली बिल था, मीटर ही नहीं था, जाने वहां क्या चक्कर था, भरा नहीं था, कि कोई चेक भी करने नहीं आया। तब भी ये सवाल उठा कि हाँ सांसद ने गलती की है, बिजली का बिल नहीं भरा है या वहां पे बिजली की चोरी हुई है, पर प्रशासन से भी तो कोई नहीं पहुंचा, और अगर पहुंचा तो फिर वो बिना कार्रवाई के लौट कैसे गया। अब यहाँ पर भी ये सवाल उठ रहा है कि ये जो इतनी बड़ी सल्तनत खड़ी हुई है, इसमें इतनी सारी चीजें लगी हैं जो बिना अप्रूवल के, अथॉरिटीज के पॉसिबल नहीं है, तो अब क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? नहीं,
नहीं आस्था जी, देखे दो विषय है। एक तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जिस तरह से धर्म परिवर्तन कराने वाले आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्य है। 2017 में जब सरकार बनी, योगी जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से कार्रवाइयां शुरू हुई। 2017 से पहले इनको पाल पोस रहे थे, सरकारी जमीनों पर कब्जा करा रहे थे। आपने देखा होगा इलाहाबाद के अंदर माफियाओं से जमीन खाली करा के गरीबों को घर दिया गया, लखनऊ के अंदर जमीन खाली करा के माफियाओं से गरीबों को घर दे रहे हैं। ये एक बार भी छांगुर को कंडम नहीं कर रहे, उसको दोषी नहीं ठहरा रहे, ये लड़कियों को दोषी ठहरा रहे, हिंदू समाज को दोषी ठहरा रहे। इनकी मानसिकता समझ लीजिए, इनकी मानसिकता समझ लीजिए। ये लड़कियों को दोषी ठहरा रहे, प्रशासन को दोषी ठहरा रहे। कोई एक दिन में निर्माण नहीं हुआ। देखिए, प्रशासन पे उठने वाला सवाल वाजिब है, ठीक है, प्रशासन पे उठने वाला सवाल वाजिब है। और रही बात लड़कियों महिलाओं को नसीहत देने के लिए, तो ये तो समाज में आदिकाल से होता आया है। आप ये बताइए कि नियम कानून के दायरे में जो है ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, कार्रवाई हुई, सही हुई कि नहीं हुई? में रहते कौन सी कार्रवाई की? महिलाओं लड़कियों को नसीहत तो आदिकाल से देते हुए आ रहे हैं लोग, लेकिन ये बताइए ये समाज, ये राष्ट्र क्या बनाया? 2024 में कानून योगी जी ने बनाया धर्मांतरण के खिलाफ, जिसमें आजीवन कारावास की सजा है। कानून था ही नहीं धर्मांतरण के खिलाफ उत्तर प्रदेश के अंदर। ये संरक्षण करते थे धर्मांतरण कराने वालों को, और ये धर्मांतरण कराने वालों के साथ खड़े होते थे। एफआईआर भी नहीं दर्ज होती थी। योगी जी ने सख्त कानून बनाया, जो धर्मांतरण कराएगा उसको हम आजीवन कारावास की सजा देंगे, दिलवाएंगे। इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इनकी सरकार में तो कानून ही नहीं था, दिलवाएंगे, ये कोई कानून ही नहीं बनाए थे। ये सरकार को तो देखिए, धर्मांतरण सच्चाई है, और ये वास्तविक दौर की बहुत खतरनाक सच्चाई है, और इसके लिए सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ ही साथ इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए इस एंगल से कि ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी एक बहुत बड़ी थ्रेट है। वो ताकतें कौन है जो देश के बाहर बैठकर यहाँ के लिए फंडिंग कर रही हैं, 100-100 करोड़ रुपया भेज रही हैं ताकि ऐसी फैक्ट्रीज खुलें और उसके बाद यहाँ धन परिवर्तन हो? उनकी मंशा क्या है, उनकी नीयत क्या है, वो क्या चाहते हैं हमारे सामाजिक ताने बाने को लेकर, हमारे देश की शांति को लेकर? वो अनस्टेबल करना चाहते हैं, इसको समझने की जरूरत है। 40 से ज्यादा खाता, 40 जगह और 40 बार से अधिक विदेशों की यात्रा, संगठित अपराध करना, एक गिरोह बना के धर्म परिवर्तन कराना, और समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता उनको धर्म परिवर्तन करने वालों को सुरक्षित कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, हिंदू लड़कियों को दोषी दे रहे हैं, हिंदुओं को दोषी दे रहे हैं। विश्वरूपा जी, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी। यात्रा करने वाले 40 से ज्यादा, बिल्कुल, और ईडी इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, और इसके साथ साथ एटीएस इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, और मुझे लगता है राजनीतिक पार्टियों को उसमें सहयोग करना चाहिए। इसमें वोट बैंक पॉलिटिक्स तराशने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप नेशनल सिक्योरिटी के एंगल से देखिए, और कम्युनिटी के भीतर से भी आवाज आनी चाहिए कि अगर जेन्युइनली अपराध किया है तो कोर्ट को इसको हैंडल करना चाहिए, मजबूती से इसका पक्ष जो है वो रखना चाहिए, और ऐसे लोगों को सजा दिलानी चाहिए। साध्वी विश्वरूपा जी। जी आस्था जी, देखिए मैं जो मेरे भाई अभी जो बात कह रहे हैं, देखिए बिल्कुल जो सारी बातें जायज है, परंतु ध्यान रखिएगा ये बहुत संवेदनशील मामला है, ये हमारी बच्चियों का मामला है, और बहुत बड़ा अपराध हुआ है। तो किसने क्या किया ये सोच ली ना, देर आए तो दुरुस्त आए। अब तो पकड़ा गया है, अब तो बच रही हैं हमारी बच्चियां, तो इसका समाधान हमें निकालना चाहिए। अभी मुझसे पहले जो मेरे भाई भी कह रहे थे, नजीम नाम है शायद उनका, उन्होंने कहा कि जो लव जिहाद को, वो लव जिहाद और आतंकवाद को, वो हिंदू संगठनों से एक भी संगठन का नाम आप बता दीजिए जहां जबरन किसी लड़की को पकड़ के लाया गया हो। आप कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये अगर आप यहाँ भारत में रह के एक बार गलत को गलत कह दे तो निश्चित रूप से हमारा राष्ट्र बहुत मजबूत हो जाएगा, हमारा भाईचारा बहुत मजबूत हो जाएगा। परंतु आप एक आइडियल मॉडल होगा दुनिया के लिए। जी निश्चित रूप से। आस्था जी एक बात देखिए, और ये आइडियल एग्जांपल होगा कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन पर, चाहे कल्चर कितने भी अलग क्यों ना हो, विचारधाराएं कितनी अलग क्यों ना हो, असहमतियां कितनी हो, सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पर एक देश कितनी मजबूती से खड़ा हो सकता है। यहाँ बेटियां किसी की बच्ची को नहीं छोड़ा हुआ है, ब्राह्मण की बेटी पर आधारित मुद्दों को उलझाइए मत, ये देश के हित में बिल्कुल भी नहीं है। ये जो राजनीति यहाँ पर लाना बहुत बड़ी बेवकूफी है हमारी बच्चियों के लिए, क्योंकि आज हमारी बच्ची हैं, कल को आपकी भी बच्चियां हैं, सबकी बच्ची खतरे में है।
तो इसके लिए जो एकजुट हमें होना ही पड़ेगा। ठीक है, हाजी नाजिम खान जी। हाँ आस्था जी, देखिए जिस तरीके से झंगूर बाबा के नाम पर, देखिए मैं तो झंगूर ही कहूंगा, बाबा कहते में मुझे शर्म महसूस होती है, क्योंकि ऐसे लोग बाबा नहीं होते, पाखंडी होते। और देखिए जांच का विषय, अगर वो अभी आरोपी है, जब दोषी हो जाएगा तो उसको सजा कठोर से कठोर मिले। और जब देखिए वो हमारे देश की अदालत जब उसको दोषी करार दे देगी, तो उससे पहले देखिए हम ऐसे लोगों के समाज से बहिष्कार की भी मांग करते हैं, अपने मुस्लिम समाज से, कि जो ऐसे लोग हैं उनका समाज से बहिष्कार होना चाहिए। और दूसरी बात ये भी आस्था जी साथ के साथ, कि अगर मुस्लिम बेटियों के साथ भी अगर इस तरीके का वाक्य अगर आता है, तो उन लोगों के खिलाफ अगर की जाती है तो उन पर भी ये कानून इतनी सख्ती से लागू होगा, क्योंकि इसका नाम धर्मांतरण कानून है। धर्मांतरण कानून है, इसमें ये जिक्र नहीं किया गया भैया धर्म क्या, कौन, ये किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए थोड़ी ना, ये धर्मांतरण का जबरन धर्मांतरण करते हुए पाए गए, प्रूव हुए, तो उसके लिए भी वही सजा मुकर्रर होगी, लेकिन जबरदस्ती साजिश के तहत गिरोह बनाकर। आस्था जी देखिए आपने, देखिए हाँ सुन लीजिए आस्था जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी धार्मिक स्थल है जहाँ पर इस तरीके के दिखाई देते हैं दूसरे समुदाय के लिए, तो जांच होनी चाहिए। ठीक है। अरे सुन लीजिए साध्वी जी, मैं तो ये कहता हूँ जितने भी धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर इस तरीके का शक होता है, तो अन्य समुदाय के धार्मिक स्थलों पर भी जांच होनी चाहिए। अब बेटियां सुरक्षित होनी चाहिए, बेटी हिंदू की हो या मुसलमान की, बेटी बेटी होती है, ना तो बेटी का कोई धर्म होता है, कोई जात होता है। इस बात का बिल्कुल सभी को आप जैसा होना चाहिए। जिस दिन ऐसी सोच सभी की हो जाएगी, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा रोल मॉडल बन के पूरे विश्व में हमारा हिंदुस्तान चमकेगा। ठीक है, लास्ट कमेंट हमारे लिए एके जैन जी। मैं सुना नहीं, आप मेरे से कह रही हैं? जी जी जी, सवाल यही है कि क्या मामले अब रजिस्टर ज्यादा हो रहे हैं इसलिए प्रकाश में आ रहे हैं? क्या पूर्व में इस तरह के मामलों की कोई सुनवाई नहीं थी, नहीं, वो तो रजिस्टर अभाव में, या फिर कानून के अभाव में इस तरह की चीजों पर ध्यान नहीं दिया? रजिस्टर तो केसेस अब हो ही रहे हैं, रजिस्टर तो केसेस अब होने शुरू हुए हैं, इसकी कॉग्निजेंस ली है पुलिस ने, पुलिस को इसमें एम्पावर किया गया है कि अगर कोई जबरन धर्मांतरण कराता है तो आप इसमें मुकदमे कायम करिए, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करिए, जो कराने वाले हैं पूरा गैंग, उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, होनी चाहिए, चाहे किसी भी धर्म के जबरन धर्म परिवर्तन करा रहे हो। पीलीभीत में अभी क्रिश्चियन बना रहे हैं सिखों को, तो ये सब जो है इससे समाज में बड़ा रोष उत्पन्न होता है, इससे समाज में बड़ी नाराजगी रहती है कि ये इस प्रकार की हरकतें हो रही हैं, इनके ऊपर रोक लगनी चाहिए। और स्टेट गवर्नमेंट को, जो लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए कि मामला अगर प्रकाश में आया है तो सख्ती उन पर भी होनी चाहिए कि कैसे यहाँ पर इतना बड़ा इंतजाम खड़ा हो गया। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक तरफ लव जिहाद के इस इंटरनेशनल नेटवर्क पर यूपी एटीएस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, तो दूसरी तरफ सीएम योगी ने साफ शब्दों में कहा कि ऐसे घिनौने काम करने वालों को ऐसी सजा मिलेगी कि वो नजीर बन जाएगी। महावैस में इतना ही, खबरें जा रही हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।